चुनौती में दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है। एक तूफान का तेवर दरी तन गई, मौत से ढल गई, मौत से ढल गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी सियासत में एक ऐसा नाम जिन्हें भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह भी कहा गया है। राजनीति के ऐसे धुरंधर जिन्होंने एक एक कदम बढ़कर प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया। सियासत की भीड़ का एक चेहरा जिसने अपनी सबसे अलग पहचान बनाई। भारतीय राजनीति का युग पुरुष जिसने करीब 5 दशक तक सियासत पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। संसदीय मर्यादा का पालन करने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो विपक्ष में रहकर भी सरकार का समर्थन करता था। एक ऐसा नेता जिसे भारतीय राजनीति का अजात शत्रु कहा जाता था, क्योंकि हर पार्टी में, हर तबके में और हर वर्ग में वह सर्वमान्य था। आज हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल जी भारतीय राजनीति के दिग्गज थे। 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा, 11 बार सांसद बने। वो पहले ऐसे गैर कांग्रेसी व्यक्ति थे जो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने। तो अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे। सरकार में रहे या विपक्ष में, अपने फैसलों से देश को उन्होंने हमेशा फक्र महसूस कराया। एक और देश को परमाणु संपन्नता में शिखर पर पहुंचाया, तो दूसरी ओर कारगिल में पाकिस्तान को धूल चटाई। भारतीय राजनीति का सर्वश्रेष्ठ वक्ता जिसकी शब्दों के साथ साथ भाषा पर भी जबरदस्त पकड़ थी। एक प्रखर वक्ता जिसने सियासत, साहित्य और समाज के हर क्षेत्र में अलग मुकाम हासिल किया। कठिनाइयां कितनी भी सामने आई हो, उन्होंने अपने मजबूत इरादों के साथ उनका डटकर सामना किया। नमस्कार, मेरा नाम दिवाकर वशिष्ठ और आज की हमारी ये वीडियो अटल जी के लिए एक ट्रिब्यूट है। तो चलिए आज हम सब मिलकर अटल जी के जीवन के बारे में, उनके जीवन को करीब से देखते हैं। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे वाजपेयी जी के पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी पेशे से स्कूल टीचर थे। भाई बहनों में सबसे छोटे अटल जी की स्कूली शिक्षा ग्वालियर में ही सरस्वती शिशु मंदिर में शुरू हुई थी। जब वो 10 साल के थे तब उनका दाखिला उज्जैन जिले के बालनगर में एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल में हुआ था। क्योंकि उनके शिक्षक पिता का ट्रांसफर हो गया था, उनकी बीए की शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में हुई, जो वर्तमान में लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है। 1945 में कानपुर के डीएवी कॉलेज में उन्होंने राजनीति शास्त्र में से एमबीए में दाखिला लिया। 1947 में एमए की डिग्री पूरी करने के बाद उसी साल और उसी कॉलेज उन्होंने एलएलबी में दाखिला लिया। इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि उनके पिता कृष्ण बिहारी जी ने भी उनके साथ ही एलएलबी में दाखिला लिया था, लेकिन इस कोर्स को बीच में ही विराम देकर अटल जी पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गए। अटल जी सिर्फ कुशल राजनेता ही नहीं बल्कि साहित्यकार, संपादक, कवि और प्रखर वक्ता भी थे। उनकी भाषण शैली और उनके शब्दों का हर कोई मुरीद था। अटल जी के इस हुनर की पहचान कॉलेज के दिनों से ही हो गई थी। विक्टोरिया कॉलेज में उन्होंने जब पढ़ाई शुरू की थी तब ही से उन्हें वाद विवाद की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। कॉलेज में उनके भाषणों ने उन्हें वहां का हीरो बना दिया था और बाद में उन्होंने पूरे देश में अपने कौशल का परचम लहराया। अटल जी को छात्र जीवन से ही राजनीतिक गतिविधियों में गहरी रुचि थी। उनकी राजनीतिक कौशलता कॉलेज के दिनों में ही उभरने लगी थी। विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ाई के दौरान अटल जी कॉलेज के संघ मंत्री और उपाध्यक्ष भी बने। अटल जी का परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति शुरू से ही निष्ठावान था, इसलिए छात्र जीवन में ही 1949 में अटल जी संघ से जुड़ गए और तभी से राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते रहे। बाबा साहब आप्टे जी से प्रभावित होकर उन्होंने 1940 से 44 के संघ के दौरान संघ के अधिकारी प्रशिक्षण शिविर में भी हिस्सा लिया और 1947 में प्रचारक बन गए, यानी इस साल वो संघ के पूर्णकालिक सदस्य बन गए। इसी साल भारत आजाद हुआ था और देश बंटवारे की त्रासदी से गुजर रहा था। विभाजन से उपजे दंगों के कारण उन्होंने डीएवी से कर रहे कानून की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। इसके बाद उन्होंने अपना करियर पत्रकार के रूप में शुरू किया।
इस दौरान उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अखबार पंचजन्य, राष्ट्र धर्म आदि पर काम किया। लेकिन बहुत जल्द ही उनके जीवन में एक अहम पड़ाव आया। संघ के साथ 1949 में जुड़ने वाले अटल पत्रकारिता छोड़कर 1951 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पॉलिटिकल विंग भारतीय जनसंघ में शामिल हो गए। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया। असल में उसी साल 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दक्षिणपंथी राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ की नींव रखी थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और प्रोफेसर बलराज मधु इस के संस्थापक थे और उस दौरान संघ ने अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए एक राजनीतिक दल के गठन पर विचार करना शुरू कर दिया। लगभग उसी समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किसी मनमुटाव के कारण हिंदू महासभा को छोड़ दिया। ऐसे में मुखर्जी कांग्रेस से विकल्प की तलाश में थे। नतीजन संघ के सहयोग से दिल्ली में भारतीय जनसंघ की शुरुआत हुई। यहीं से अटल बिहारी वाजपेयी जी राजनीति की यात्रा शुरू हो जाती है। हालांकि प्रारंभ से ही अटल जी में राजनीतिक गुण मौजूद थे, लेकिन राजनीति का असली पाठ उन्हें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पढ़ाया। जनसंघ की स्थापना के अगले ही साल यानी 1952 में देश में पहला आम चुनाव हुआ। हालांकि इसमें उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। 1957 में जब दूसरा आम चुनाव हुआ तब जनसंघ के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर सीट से वो लोकसभा पहुंचे, लेकिन उस साल उन्होंने सिर्फ बलरामपुर सीट से ही चुनाव नहीं लड़ा था, मथुरा और लखनऊ दो और सीटों से भी पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा था। शायद वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनकी पार्टी ने पहली बार में ही 3 लोकसभा सीटें दे दी थी। हालांकि लखनऊ में वो चुनाव हार गए थे और मथुरा में उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। इसके बावजूद वो बलरामपुर से सांसद में पहुंचने में कामयाब रहे। 1962 में तीसरे लोकसभा चुनाव में उन्हें फिर से लखनऊ सीट से लड़ने का मौका मिला, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्हें संसद से बाहर नहीं बैठना पड़ा। उत्तर प्रदेश के से वो राज्य सांसद बनकर पार्लियामेंट में पहुंचे। इसके बाद 1968 में अटल जी जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उस समय जनसंघ में बलराज मधोक, नानाजी देशमुख और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता थे। 1971 के 5वें लोकसभा चुनावों में अटल जी को अपने पैतृक जिला ग्वालियर से चुनाव लड़ने का मौका मिला। करीब 70,000 मतों के अंतर से कांग्रेस के गौतम शर्मा को उन्होंने हराया। और फिर आता है 1975 का वो साल जिसे इतिहास में सबसे काला दिन बोला जाता है। देश में आपातकाल लागू हो गया था। 25 जून की रात को आपातकाल का ऐलान हुआ और उसी रात कई विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इन नेताओं में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी शामिल थे। उन्होंने 18 महीने जेल में बिताए। इस दौरान उन्होंने अपनी कविताओं के जरिए इंदिरा गांधी के आपातकाल लागू करने के फैसले की खूब आलोचनाएं की। 1977 में जब आपातकाल हटा तब जनता पार्टी का गठन हुआ। इस स्थापना में जयप्रकाश नारायण चौधरी, चरण सिंह, चंद्रशेखर, जनेश्वर मिश्रा जैसे दिग्गजों के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी भी शामिल थे। जनता पार्टी कई दलों के विलय से बनी थी। इसमें जन मोर्चा, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय लोकदल, भारतीय जनसंघ जैसे तमाम दल जुड़े थे। तब लाल कृष्ण आडवाणी जी जनसंघ के अध्यक्ष थे। आपातकाल के बाद 1970 के चुनाव में अटल जी ने नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इस चुनाव में उन्हें 71% वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाले कांग्रेस के शशि भूषण केवल 27% वोटों से संतोष करना पड़ा। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुमत मिला और देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। यह पहला मौका था जब केंद्र सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मंत्री पद धारण किया। मोरारजी देसाई जी ने उनसे रक्षा और विदेश मंत्रालय में से कोई एक मंत्रालय चुनने को कहा। अटल जी ने बिना किसी देरी के विदेश मंत्रालय को चुना। 1977 में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा को उन्होंने हिंदी में संबोधित किया और पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। ऐसा करने वाले अटल जी पहले व्यक्ति थे। आपातकाल के बाद कांग्रेस विरोधी लहर में जिस जनता पार्टी ने सरकार बनाई वो जुलाई 1979 तक ही चल पाई। 1980 में मध्यावधि चुनाव हुआ और इस बार कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब 1984 में आम चुनाव हुए तो बीजेपी को महज 2 सीटें ही मिली थी। अटल जी अपनी सीट भी नहीं बचा सके और चुनाव हार गए। असल में इस चुनाव में अटल जी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से अपना पर्चा दाखिल किया, लेकिन मध्य प्रदेश के ही गुना सीट से चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के माधवराव सिंधिया ने भी अचानक से ही ग्वालियर सीट से अपना नामांकन दर्ज कराया। यह सब कुछ कांग्रेस की रणनीति के तहत किया गया था। इसके बाद अटल जी को किसी और सीट से पर्चा दाखिल करने का मौका ही नहीं मिला। अटल जी सिंधिया से 2.25 लाख वोटों के अंतर से हार गए। हालांकि 1986 में अटल जी मध्य प्रदेश से ही राज्यसभा लिए चुने गए। यह दूसरा और अंतिम मौका था जब वो राज्यसभा सांसद बने। 1984 में पूरी तरह हार के बाद भी अटल जी पार्टी को मजबूत करने में लगे रहे। यह उनके करिश्माई नेतृत्व का नतीजा था कि 1984 में सिर्फ 2 सीट पर जीत दर्ज करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अगले चुनाव 1989 के जनरल इलेक्शन में 85 सीट जीतकर भारतीय लोकतंत्र में एक नया मुकाम हासिल कर लिया था। हालांकि इस बार पार्टी ने अटल जी को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया। असल में उस दौरान वह राज्यसभा के सदस्य थे। ऐसे में पार्टी को लगा कि अगर वह आम चुनाव जीतकर लोकसभा चले गए तो राज्यसभा में पार्टी की एक सीट कम हो जाएगी। इस चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन वीपी सिंह बीजेपी और सीपीएम की मदद से प्रधानमंत्री बने। क्योंकि इस बार इस चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, लिहाजा केवल 16 महीने बाद ही लोकसभा भंग हो गई और देश में 1991 में फिर से आम चुनाव का मुंह देखना पड़ा। 1991 के चुनाव में बीजेपी को 120 सीटें मिली। इस बार अटल जी ने मध्य प्रदेश की विदिशा और लखनऊ दोनों सीटों से पर्चा दाखिल किया था। वो दोनों ही सीट पर जीत गए। बाद में उन्होंने विदिशा वाली सीट को छोड़ दिया। 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 161 सीटें जीतकर पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाते बीजेपी को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला। 1994 में कर्नाटक और 1995 में गुजरात और महाराष्ट्र में बीजेपी को जीत मिलने के बाद तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अटल जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। हालांकि उस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बावजूद इसके उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए बीजेपी वाजपेयी जी को आगे किया। इसकी वजह थी कि राम मंदिर आंदोलन में आडवाणी जी बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी। ऐसे में उनकी छवि एक हिंदूवादी नेता की बन गई थी। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकाले होने के बावजूद वाजपेयी जी की छवि एक धर्मनिरपेक्ष नेता की थी। वाजपेयी जी हमेशा ही एक साफ नेता के तौर पर देखा गया और इनके साथ किसी भी तरह का विवाद भी नहीं जुड़ा हुआ था। वो सभी दलों और धर्मों से सर्वमान्य थे। ऐसे में आडवाणी जी को लगा कि पीएम के तौर पर गठबंधन के सहयोगी दल और देश उनको स्वीकार नहीं करेगा और वाजपेयी जी बिना किसी समस्या के स्वीकार लिए जाएंगे। यही वजह थी कि उन्होंने 1995 में ही अगले साल के चुनाव की तस्वीर साफ कर दी। जब 1996 में बीजेपी ने सरकार बनाई तब अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुमत नहीं जुटा पाने के कारण सरकार महज 13 दिन ही चल सकी। इसके बाद जनता दल संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। पहले एचडी देवगौड़ा और उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल पीएम बने, लेकिन इनकी सरकार भी बहुत दिनों तक नहीं चल सकी। लिहाजा देश को दोबारा चुनाव में जाना पड़ा। 1998 में देश में लोकसभा चुनाव हुए। इस बार जनता ने अटल बिहारी वाजपेयी जी पर और ज्यादा भरोसा जताया। बीजेपी ने 182 सीटें जीतकर फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनी। अटल जी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। इस बार उन्होंने कुछ दलों को साथ लिया और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की बुनियाद डाली। सरकार बनाने लायक बहुमत जुटाने के बाद वाजपेयी जी ने केंद्र में सरकार बनाई। पहली बार 13 दिन पीएम रहने वाले अटल जी इस बार 13 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। इसी कार्यकाल के दौरान भारत ने 1998 में राजस्थान के पोखरान में 2 परमाणु परीक्षण किए। यह एक साहसिक फैसला था। यह दुनिया में एक नए और मजबूत भारत का उदय था। इस परीक्षण के सफल होने के साथ ही भारत की गिनती भी उन देशों में होने लगी जिनके पास परमाणु बम थे। दुनिया की महाशक्तियों में हड़कंप मच गया था। भारत द्वारा
कई परमाणु हथियारों के परीक्षण की पश्चिमी देशों ने आलोचना की और अपमानजनक रुख अपनाया। अमेरिका समेत कई देशों ने भारत पर दबाव डालने के लिए आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए, लेकिन अटल तो अटल थे। अटल जी ने इन परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने की कोई परवाह नहीं की। बाद में उनकी जीत हुई और पश्चिमी देशों को आर्थिक प्रतिबंध वापस लेने पड़े। इसी कार्यकाल में अटल जी ने एक और काम किया जिसके लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। राजनीतिक सूझबूझ के धनी अटल जी अक्सर कहते थे कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। वो हमेशा भारत के पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्तों की वकालत करते थे। उन्होंने चीन और पाकिस्तान का दौरा भी किया। अटल जी ने कई बार पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने फरवरी 1999 में दिल्ली और लाहौर के बीच पहली बार सीधी बस सेवा शुरू की। 20 फरवरी 1999 को वो खुद पाकिस्तान सीमा पर एक बस से अटारी से वाघा तक का सफर करने पहुंचे। इस बस सेवा को शुरू करने का मकसद दोनों देशों के बीच दोस्ती का रिश्ता कायम करना था। बस सेवा के अलावा कश्मीर मुद्दों को हल करने के लिए भी कई तरह के डायलॉग की पहल वाजपेयी जी ने की थी। फिर आया अप्रैल 1999 का महीना, जब विश्वास मत हासिल नहीं कर पाने के कारण अटल जी की सरकार गिर गई। यह मामला भारत के राजनीतिक इतिहास में बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। असल में अटल सरकार में शामिल घटक दलों में जयललिता जी की पार्टी अन्ना डीएमके भी थी। उस दौरान तमिलनाडु में करुणानिधि की पार्टी डीएमके की सरकार थी। जयललिता जी ने अटल जी के सामने अपनी 3 मांगे रखी थी। डीएमके सरकार को बर्खास्त कर उनके नेताओं पर कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएं और तीसरी मांग सुब्रमण्यम स्वामी को वित्त मंत्री बनाया जाए। प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने जयललिता जी की तीनों ही मांगों को बर्खास्त कर दिया। लिहाजा सरकार गठन के 13 माह बाद ही जयललिता ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने अटल सरकार को लोकसभा में विश्वास मत हासिल करने को कहा। सरकार विश्वास प्रस्ताव लेकर आई भी, मगर महज 1 वोट से प्रस्ताव गिर गया और अटल जी को इस्तीफा देना पड़ा। सरकार गिरने के बाद किसी भी दल ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया। बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन के घटक दल चाहते थे कि देश में फिर से चुनाव हो। दूसरी ओर राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने भी अटल जी को सुझाव दिया कि वो लोकसभा को भंग करने के सिफारिश कर दें। ऐसा हुआ भी। लोकसभा भंग हो गई और देश में फिर से मध्यावधि चुनावों का ऐलान हुआ। 1999 में 13वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए और फिर से बीजेपी 182 सीटें जीतकर तीसरी बार देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को 306 सीटें हासिल हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी। इस बार अटल जी को प्रधानमंत्री के तौर पर 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करने का मौका मिला। ये पहली बार था जब केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 1999 में ही एक और घटना घटी जिसने अटल जी को एक सफल प्रधानमंत्री बना दिया। असल में पाकिस्तान को भारत द्वारा भाईचारे का संदेश देना रास नहीं आया। इधर अटल जी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे, उधर पाकिस्तान कारगिल जंग की तैयारी कर चुका था। कारगिल सेक्टर में आतंकवादियों का मुखौटा ओढ़कर पाकिस्तानी सेना कई भारतीय चोटियों पर कब्जा कर चुकी थी, लेकिन भारत ने अपने जाबाज सैनिकों के शौर्य और साहस के बदौलत पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह तोड़ जवाब दिया और आखिरकार जीत हासिल की। इस जंग को जीतकर वाजपेयी जी ने साबित कर दिया कि वो एक योग्य रणनीतिकार भी हैं। 2004 में आम चुनाव में उन्होंने शाइनिंग इंडिया का नारा दिया, मगर उनका गठबंधन हार गया और उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, अटल जी का जीवन केवल प्रधानमंत्री बनने तक का ही सीमित नहीं था। वो एक प्रतिष्ठित हिंदी कवि और प्रखर वक्ता भी थे। पार्टी पर लाल कृष्ण आडवाणी जी की ज्यादा पकड़ होने के बावजूद वाजपेयी जी इसलिए भी पार्टी का चेहरा बने क्योंकि वो भाषण अच्छा देते थे। सरकार ने 1992 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। कानपुर विश्वविद्यालय से वो 1993 में डॉक्टर ऑफ लिटर से सम्मानित हुए। साल 2014 में उन्हें भारत के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। अटल जी राजनीति के असली धुरंधर थे। वो देश के एकमात्र ऐसे राजनेता थे जिन्होंने 4 राज्यों की 6 लोकसभा क्षेत्रों की नुमाइंदगी की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ,
और बलरामपुर, गुजरात से गांधीनगर, मध्य प्रदेश से ग्वालियर और विदिशा और दिल्ली की नई दिल्ली संसदीय सीट से चुनाव जीतने वाले वाजपेयी जी इकलौते नेता थे। 2004 के चुनावों में पार्टी के हार जाने के बाद उन्होंने पार्टी को अडवाणी जी के हवाले कर दिया। मुंबई में पार्टी की एक सभा में दिसंबर 2005 में वाजपेयी जी ने चुनावी राजनीति से खुद को अलग करने का ऐलान किया। बाद में वो बीमार रहने लगे। 93 साल की उम्र में 16 अगस्त 2018 को उन्होंने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। किसी के सामने ना मानने वाले और काल के कपाल पर लिखने मिटाने वाली यह अटल और विराट आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। भारतीय राजनीति का चमकता सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। अगली बार फिर आपके सामने आएंगे एक नए एपिसोड, एक नई कहानी लेकर। जब तक के लिए आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जाइए, और अगर हमारा एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत।